नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल का एक सेट और इसे सीखेंगे जो कि 9/7/2024 का है। शिफ्ट नंबर 1 है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इन सेटों को लगाएं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके बसों का उत्पादन सभी 5 कंपनियों की बसों की औसत मांग के बराबर। अब देखो यहां पर समझो, ये डिमांड यहां शब्द यूज कर रहा है और प्रोडक्शन यहां शब्द यूज कर रहा है, इसको समझो। और जो लाइन अंत में बोली गई है, कह रहा 5 कंपनियों के बसों की औसत मांग के बराबर या उससे अधिक है। तो औसत मांग यानी डिमांड। ब्लू लाइन में क्या है, ये 150, 145, 160, 165, 155। अगर हम फास्ट जोड़ें तो 150, 155 और 150 450 हो गया। और 450 और इसे 300 उठा लो, 450, 300, 750 और 10 और 15 775। इसका योग आएगा 775। ये 5 है तो 5 से आप भाग देंगे तो 15, 155 इसका औसत आएगा। और ये हमारे औसत किसकी है, डिमांड की। और ये क्या है, एवरेज है। अब हमसे कहता है उन कंपनियों की संख्या कितनी जिनके बसों का उत्पादन सभी 5 कंपनियों के औसत मांग के बराबर या बड़ा है। तो औसत मांग के बराबर तो 155 है, बड़ा 172 है, बड़ा 175 है। यानी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठोको लाइक बोलो हां। कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यानी मोटा मोटा समझो, चौड़ाई मान लो x और लंबाई x प्लस 15 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे चल के उसने बोला परिधि 110 मीटर है। परिधि मतलब परिमाप यानी पेरीमीटर, ये याद रखना, वरना सर्कल के केस में हम लोग परिधि यूज करते हैं, पर इनमें भी हम लोग परिधि को ही परिमाप या पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब वो 110 है तो इन दोनों के योग का 2 गुना हमारा 110 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 55, 15 से जाएगा 40 और 2x बराबर 40, तो x बराबर 20। हमसे कहता है कि प्रभु पार्क की लंबाई क्या होगी। लंबाई तो x प्लस 15 है भाई, ये तो लंबाई है, ये l है, ये b है, तो इसमें जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 1.4 गुना है। 1.4 गुना मतलब 40% बढ़ा दिया गया। 40% कैसे, मतलब 14/10 यानी 10 की चीज 14 में कर दिया गया तो 40% बढ़ा दिया गया। या आप ऐसा कह सकते हो, पहला तरीका सीपी एमपी एसपी ले लो। मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, 140 कर दिया गया, आप भाग दोगे तो 140/100 1.4 ही आएगा। फिर कहता है 23.2% लाभ कमाना है, तो 100 की चीज आप बेच दो 123.2, क्योंकि जब भी लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे और हानि है तो 100 में घटा देंगे। कहता है डिस्काउंट कितना, तो दोनों का अंतर ले लो, 16.8 आएगा। इस पे निकालो क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे निकालते हैं, और इंटू 100। 0 से 0 काटा दशमलव, ये 0 100 है, 168/14 यानी 12% आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो 12%। ये पहला प्रोसेस। अगर आप दूसरे प्रोसेस की ओर जाना चाहते हो तो आप ये लगा लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, पहले 1.4 गुना कर दिया यानी 14/10, 10 की चीज 14 यानी 40% बढ़ा दिया तो प्लस का 40% बढ़ गया। फिर कह रहा है डिस्काउंट, तो माइनस का y दोनों का गुणा तो 40y अपॉन 100 ऐसे, और ओवरऑल आपको 23.2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो 40 में ये घटाओगे तो ये 16.8 ही आएगा। ये इधर गया 140/100 यानी 7/5 y हो गया। यहां दशमलव हटाओ तो यहां 0 आ जाएगा। 5 से ये 2 बार में गया, 7 से ये काट दो, 7 दूनी 14,
और 7 चौक 28, 24, यानी y बराबर 12% आ जाएगा। तो ये तरीका, और भी तरीके होते हैं, बस यही दो बताएंगे अभी। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। बोलो हां। सबसे छोटी भुजा के, तो सबसे छोटी इसको मान लिया, इसके 2 गुने से 6 अधिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है तो इसमें 2 कम करोगे तो 2x + 4 हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले तो एक तरीका इसमें क्या है x निकालने का, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों को बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर वाला, यानी यहां पर 2x + 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x + 6 का होल स्क्वायर, ये लगाकर आप x निकाल सकते हैं और x आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरे लॉजिक पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, अगर चल जाए तो चांद तक, अन्यथा पहला लॉजिक। इन दोनों का अंतर x + 4 है और इन दोनों का अंतर c प्लस का 2 है, c प्लस का 2, और इन दोनों का अंतर x + 6 है। बस इस चीज को पहले ध्यान दो। ध्यान क्या है कि ये 6 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है। देखो एक लॉजिक होता है, बात को समझना, एक लॉजिक होता है। ज्यादातर हम लोग इस पैटर्न के बहुत सारा क्वेश्चन आपने रेलवे के एग्जाम में देखे होंगे, भरे पड़े, ठीक है। देखो एक लॉजिक होता है 3 4 5 ट्रिपलेट्स वाला, लेकिन ये लॉजिक तब लगता है जब 1 1 का डिफरेंस हो, या 2 2 का डिफरेंस, क्योंकि 6 8 10, या 3 3 का डिफरेंस हो, या 4 4 का डिफरेंस हो, यानी जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। बट यहां पर ये x + 4 है, यहां x + 6 है, तो भैया ये लॉजिक तो लगेगा नहीं ट्रिपलेट्स का। तो लॉजिक पलटो और बदलो। जब 3 4 5 के बाद फिर हम लोग चलते हैं 5 7 नहीं 5 12 13, 5 12 13, पेशेंस रखना तभी आंसर आएगा। 5 12 13। अब 5 12 13 में देखो, मोटा मोटा पहले समझना, भावनाओं में मत बहना। 5 12 13 में इसमें 1 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर, लेकिन यहां पर देखो ये x है और ये x है, लेकिन 4 + 6 मतलब 4 6 में तो 2 ही का अंतर है। तो एक बार इसका डबल करो, 26 24 और 10। तो देखो इसमें तो 2 ही का अंतर है ना, इसमें अगर 2 का अंतर यहां, तो रख के देखो, अगर मैं x को 10 घोषित कर देता हूं, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है, अगर मैं 10 घोषित कर देता हूं तो 10 दूना 20 4 24 ये बन गया और ये 26 बन गया, यानी ये वाला ट्रिपलेट्स काम कर गया। लेकिन जो इतना माइंड हमने अभी लगाया है ना, नहीं लगता मेरे भाई, ओपन बोल रहे हैं, लगता ही नहीं है, ठीक है। पेपर में या तो डायरेक्ट तुरंत हो जाए 3 4 5 की मल्टीपल में, गैप वाले में ये वाला माइंड ना के बराबर बच्चों को लगता है। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आपको क्या निकालना है, एरिया, तो बेस इंटू हाइट 240 और उसका आधा, यानी 120 आंसर। ये वही बच्चा कर पाएगा, यानी 100 में से 10% बच्चा भारतवर्ष में ये तरीके को लगा पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो पेपर होने के बाद हम सॉल्यूशन बता रहे, तो हम तो 50 ठो लॉजिक बता दें, कोई फायदा नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड की पेपर टाइम, वो 10% बच्चे अच्छे बच्चे, ठीक है, उनमें हम नहीं शामिल हैं, हम तुमको आपको बताए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये सब लगा सकते हैं कि भाई इसको तेजी से खोलो कि 4x² + 16 प्लस 8 दूनी 16x प्लस x², ये 4x², 6 का 36 और 12 दूनी 24x। 4x² से 4x² तो सिर्फ x² बचा हमारे पास। 24 ये गया तो ये माइनस का 8x हो गया, 36 इधर आया तो माइनस का 20 हो गया, बराबर 0। अब यहां पर देखो माइनस माइनस तो प्लस माइनस रूट्स होंगे, और 10 दूना 20 होता है, एक 10 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। निगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि भुजा निगेटिव होते नहीं, सीधे x का मान 10 लेंगे, जो कि यहां पर दिमाग लगाया। बाकी तो आप समझ गए, 10 है तो मुद्दा खत्म। तो बाकी अगर भूल चुक हुई हो तो लेनी देनी।
16 में 36 गया 20 24 गया 8, ठीक है, सही है। अब कह दो सर ये चीज सिखाई जाती है, एक्सपर्ट होते हो। अब ये नहीं कि बच्चों वाला लगाओ, ठीक है। जब ये माइनस माइनस होते हैं सिंबल तो प्लस माइनस रूट्स होता है। और 20 10 गुणा 2 अंतर 8 10 और 2, नेगेटिव लेना नहीं, मुद्दा खत्म। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत से बच्चे सर्च करेंगे, है फर्जी पर अच्छा है। इससे जहरीले जहरीले क्वेश्चन करा दिए तो कुछ नहीं है। 2 किलोमीटर रैखिक दौड़ में यदि पी दौड़ को 200 सेकंड में और क्यू 220 सेकंड में पूरा कर लेता है, पी द्वारा क्यू को हराई गई दूरी क्या है? देखो पहले तो ये समझो, ये रेस की लाइन है और इसको हमने ये मान लिया कि ये 2000 मीटर है। भाई देखो हमने ये मान लिया, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पी दौड़ को 200 सेकंड में क्रॉस कर लेता है और क्यू 220। अब अगर हम देखें आप मोटा मोटा समझो, पी 200 सेकंड में ये दूरी तय कर लेता है। अगर पी यहां पहुंच गया है तो इसने अपने 200 सेकंड का यूज कर लिया है, तभी तो ये पहुंचा। लेकिन अगर उसी केस में हम देखें क्यू को भी हम 200 सेकंड पहुंचाएं तो सीधी सी बात, ये 20 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो ये कहीं यहां होगा। और अभी क्यू ने सिर्फ अपने 200 सेकंड का यूज किया है, यानी ये हार गया। सीधी सी बात है भाई, हम 200 सेकंड में कोई रेस पूरी कर लेते हैं और आप मान लो, बुरा ना मानना, मान लो ये कहा है, या ऐसा करो आप कोई 200 सेकंड में कोई रेस पूरी कर लेते हो, हम 220 सेकंड में। अगर हम दोनों को समान समय दिया जाए तो इसका मतलब आप जीत गए, प्रकाश सर हार गए। ये तो बर्दाश्त है ना? पहले बोलो हाँ। मैं कितने सेकंड से हारा हूं? तो आप कहोगे सर जी देखा जाए तो अगर आपको 20 सेकंड मिल जाते तो आप समझ गए ना, हम लोग बराबर हो जाते। मतलब आपको 20 सेकंड मिलेंगे तब आप पहुंचोगे हमारे बराबर, यानी 220 सेकंड हमको मिले, आपको तो 200 में। ये 20 सेकंड की हमें दूरी चाहिए, किसकी? क्यू की, बस, और कुछ नहीं करना। सर ये क्या करना है? कुछ नहीं, हो गया। हाँ, देखो क्यू 220 सेकंड में 2000 मीटर तय करता है, बस यही चीज है। यानी 220 सेकंड में क्यू यानी प्रकाश सर 2000 मीटर की दूरी तय करता हूं। 0 से 0 काटा 11, मतलब ये समझो 1 सेकंड में मैं 100/11 की दूरी तय करूंगा। लेकिन मैं 20 सेकंड से हारा तो 20 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी निकाल लो मेरी, तो 20 का यहां गुणा कर लो, 20 का यहां, बाकी थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह में ध्यान दे लो। 2000/11 है 11 1 कम 11, फिर 90 आएगा, 90 88, 88 से एक ही आंसर है 181.81। बोलो हाँ, बोलो टेल। अरे 181 से एक ही है ना, 18 से एक ही है। आप कह दो पूरा रिसर्च करो। और एक और बात बता दे, पेपर में ऑप्शंस जैसे नहीं 2 से 3/4 ऐसे करके आए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा टाइपिस्ट समझ गो, उसको लिखने के कारण वो ऐसे कर देता है, समझ गए? हाँ, डरने में नहीं बैठना। एक व्यापारी 8000 में 500 किलोग्राम कपास खरीदता है। इस कपास का 10% बारिश के कारण खराब हो जाता है। 20% लाभ कमाने के लिए शेष कपास के किस दर पे बेचना चाहिए? देखो मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा, इसके लिए हाईटेक बताऊंगा तो खेला हो जाएगा। ट्रेडिशनल भी 2 लाइन में हो जाता है, इसलिए उसको सीखो। हाँ, ट्रेडिशनल सीखो, 2 लाइन में ही होगा, आप चिंता मत करो। 500 केजी हमारे पास कोई चीज है, पहले बोलो हाँ, और उसकी कीमत 8000 रुपया है। जो बोल रहा है वही लिख रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब कह रहा है इस कपास का 10% बारिश के कारण खराब हो गया, तो इसका 10% हटा दो, यानी 50 हमारा वेस्टेज हो गया। 50 हमारा वेस्टेज हो गया, तो बचा कितना? 450। फिर कहता है उसे 20% लाभ कमाने के लिए शेष कपास को किस दर से बेचना चाहिए? अब 20% लाभ, जैसे हमने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 500 केजी लाए, 8000 रुपया लगा दिया हमने, और हमने कहा भाई देखो हमें चुपचाप 20% कमाना है। मतलब टमाटर बेचता हूं मैं, 8000 के 500 केजी में टमाटर खरीद के लाया, मोटा मोटा। अब अच्छा टमाटर तो बिक गया, खराब टमाटर तो बेकार, वरना टमाटो केचप बनेगा, समझ गए ना?
तो मोटा मोटा 50 केजी हमारा टमाटर बेकार हो गया। 450 केजी अच्छा है, लेकिन हमने कसम खाई हम अपने बिजनेस में सिर्फ 20% कमाएंगे। तो बस यहीं से निकाल लेते हैं ये 450 केजी कितने में बेचेंगे मोटा मोटा। तो इसका 20% निकालोगे तो 1600 रुपया होगा। अरे 1/5 यानी 1600, यानी 9600 रुपया हमारा हमें चाहिए। और ये 9600 रुपए की प्राप्ति किससे होगी? 450 रुपए से। बस इतना सोल्यूशन। 0 से 0 काट लो, बाकी जो कटे तो काट लो, वरना तो देना 15 15 त्याएं 15 15 छक्के 90 64/3, फिर 21 सही 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 21.333 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी भूल चूक अपनी लेनी देनी। ठीक है, हाँ फर्जी क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क में अभी तक। रोहन एक काम को 12 दिनों में कर लेता है, हरी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर लेता है। एलसीएम ले लो 48, क्षमता 4 और 3। कहता है दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में देखा जाए इन्होंने 7 लड्डू बना लिया, 3 दिन में ये 21 लड्डू बना लेंगे, तो बचे कितने लड्डू? 27 लड्डू। इसमें तो 3 दिन का मुद्दा हो गया। फिर कहता है फिर रोहन चला गया, नाराज हो गया। उसके बाद हरी कहता है भैया हम बना लेंगे। हरी एक दिन में 3 लड्डू, तो बचे हुए लड्डू कौन बना रहा? हरी। 27/3 यानी 9 दिन और लेगा। हमसे यहां कुल कार पूछा गया, 9 3 12 उत्तर हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान। ठीक है, अच्छा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है। और देखो हर बंदे को सेविंग करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, कल को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, मान लो 50,000 कमाते हो, 20 चलो 50,000 नहीं हम 30,000 मान लेते हैं, मोटा मोटा 30,000 कमाते हो, 3,000 रुपया किसी को नहीं बताना है, सिर्फ सेविंग। एक साल में कितना बचाया? 36,000। 30 साल नौकरी की, 40 साल नौकरी की, जोड़ लेना कितना पैसा साइड में होगा, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है। मान लो 100 रुपया कमाता है, दिस इज द इनकम, तो सेविंग 45 है, एक्सपेंडिचर उसका क्या होना चाहिए? 55 होना चाहिए। बोलो हाँ। उसकी आय में 200% की वृद्धि हो गई। अब मानी अडानी समझ गए ना, 200% यानी सीधे आय हो गई 300, 100 की जगह, क्योंकि 200% की वृद्धि हो रही, इंक्रीमेंट। दोनों का अंतर 100 से भाग गुणे 100 तब होता है, समझ ना। वह अपनी पिछली बचत, पिछले वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ा देता है। देखो 5 गुना बढ़ा देता है, तो 5 गुना बढ़ा देता है। देखो गुना बढ़ा देता है, वो थोड़ा सा सेंस गड़बड़ निकला है। इंक्रीज हिज सेविंग बाय 5 टाइम्स द प्रीवियस ईयर। पहले 45 खर्च करता था, अब उसका 5 गुना खर्च करता है। ठीक है, तो 5 गुना सेविंग करता है, तो ये 25 2 हासिल। ठीक है, और 20 2 भाई 225 रुपया सेविंग। अब 300 में 225 गया, तो यानी 75 रुपया उसका खर्चा। उसने अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? पहले 55 खर्च करता था, आज 75, यानी 20 रुपया अधिक आउट ऑफ 55 गुणे 100, यानी 4/11। 1/11 9 सही 1/11% होता है। 4/11 यानी 36.33, मतलब समझ गए ना, 36 सही 4/11%। और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो 36.36 लिखा है ना, 36.4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझे ना, वो एक स्थान तक सही बताओ इसलिए। 27-31 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 36 रुपया? देखो ये मिक्सड एलिगेशन का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। देखो यहां पर क्या है, हमेशा याद रखना, मिक्सड एलिगेशन में ये सीपी होता है, ये सीपी, तो ये भी सीपी ही होना चाहिए। दो चीज को मिला के तीसरी चीज बना रहे हो, तो वो कॉस्ट प्राइस में ही आता है ना, सेलिंग में तो आता नहीं। तो कहता मिश्रण को 36 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है।
यानी 25% लाभ का मतलब 4 की चीज आपने 5 में बेची। 4 की कैसे 25% मतलब 1/4, 4 की चीज 5 में। 5 बराबर क्या है दोस्तों 36 के, तो 1 बराबर कुछ भी बोल दो 7.2 के। 4 बराबर 14 नहीं देख लो नशेबाजी, 7 चौक 28 होता है, 28.8 होता है। ठीक है, यानी पहले हम 27 रुपया किलो चीनी लाए, दूसरी हम 31 लाए, ओवरऑल 28 रुपया 80 पैसे पे हमने उसकी कॉस्टिंग बनाई, ना कि सेलिंग प्राइस। दिस इज द सेलिंग प्राइस। यहां ये कॉस्ट निकाला है। अब निकालू कितना आएगा 20 पैसा और 2 रुपया, 2 रुपया 20 पैसा इधर आया। इधर कितना आएगा कर लो मेरे भाई, 1 रुपया 80 पैसा। दशमलव हटाओ, 11 और 9 के रेशियो से मिलाया हो 11:9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ। ठीक है, एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर काटती हैं। आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये इंटरनल समझ गए ना, किसी सर्कल के अंदर दो जीवाएं काट रहे हैं, नामकरण ए बी और सी डी, प्रॉपर्टी लगती है, एल पे काट रहे। कहता है ए एल बराबर 9 के, एल बी बराबर 7 के, एल डी बराबर 3 के। तो ये कितना, वैसे तो 9 7 63/3 21 आंसर, फिर भी हम नहीं समझ पाए तो हम प्रॉपर्टी समझाते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, एल से ए इंटू एल से बी, एल से सी इंटू एल से डी होता है। यानी इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। 9 सत्ते 63, 63 में 3 से भाग दोगे तो ये x का मान 21 होगा, क्योंकि 21 क्या है 63, 9 सत्ते 63। बाकी यहां रख लेना, आंसर निकाल लेना। समझ गए ना दया? हाँ ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन अब थोड़े से अच्छे आने लगे, टफ नहीं है, अच्छा बड़ा पेशेंस। थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा, नहीं 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 कलर नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तालिका लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या केवल पुरुष और महिला का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। राज्य में सी में कुल जनसंख्या, यदि राज्य सी में निरक्षर महिलाओं की इतनी, मतलब राज्य सी की कुल जनसंख्या चाहिए, द टोटल पॉपुलेशन सी इफ द इलिटरेट फीमेल काउंट इन स्टेट इतना चाहिए क्या? हाँ वही चाहिए होगा और कुछ नहीं, टोटल जनसंख्या सी की। अब देखो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपके लिए ऐसे खींच दे रहा हूं, सिर्फ आपके लिए कि आपका फोकस इस पे हो। दया कलर लाओ, सुंदर सा कलर, थोड़ा सा मजा लो। ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया, सिर्फ आपके लिए, अपने लिए नहीं। देखो हमने माना राज्य सी में टोटल जनसंख्या थी x, यहां निरक्षर बोला गया, समझे नहीं? निरक्षर यानी इलिटरेट, और ये साक्षर यानी लिटरेट, एजुकेटेड। ठीक है, तो 78% अगर हमारे एजुकेटेड हैं तो निरक्षर यानी इलिटरेट कितने होंगे? 78, 100 में 78 गया, यानी x का 22% लोग हमारे क्या है? इलिटरेट है। समझ गए? अब ये साक्षर ये निरक्षर, अब इसके अंदर भी गए, कहता महिलाओं की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है। अब इसमें महिला देखोगे तो ये 2 वाला पोर्शन महिला का, तो ये 2/5 बोला जाता है, क्योंकि दोनों का योग इसे 3/5, यानी इस वैल्यू का 2/5 आप निकालोगे, वो जो वैल्यू आएगी वो 4,40,000 की होगी। बस दया 4,40,000 यहां से कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हो गया। इतने आसान से मैं बोल देता हूं कैसे।
बोल दिया तो बोल दिया। देखो 22 दूना 44, ये गया 10,000, ये परसेंटेज लगा है तो 10,000 के पीछे 2 ठो जीरो और 5 और हो जाएगा, यानी x बराबर 5। देखो परसेंटेज मतलब 1/100, तो 5 के साथ 2 जीरो लगा दो और 4 जीरो इसके उधार ले लो, समझ गए ना। तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, कोई हाईटेक नहीं। 8% की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाएगी? कितने वर्ष में? टाइम चाहिए? नहीं, ऐसे ही कर लो, जनरली कर लो। देखो हम लोग जनरल कर लेंगे, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। बोलो हाँ। इन दोनों का अंतर निकालो। 1728 जैसा नजर आ रहा है, प्रिंसिपल है 7200, रेट 8 है, टाइम हमें चाहिए बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब यहां पर आप अगर एक्सपर्ट हो तो समझो, 1728 12 का क्यूब होता है, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12। अब थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए ना जीवन में। अब यहां काटने में आसानी है, कैसे? बरछंग 72, 8 छंग 48, तो 12 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, यानी टाइम 3 वर्ष आ गया। जिसको 1728 नहीं मालूम तो वो खेलता रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 12 का क्यूब 1728 होता है, ये 36 का क्यूब 46 से 56 होता है। मुझे याद है इसलिए बता दिया, वरना हम भी समझ गए। ये तरीका सही है। 9 से विभाज्य a का मान बराबर है। देखो 9 से डिविजिबल है तो अंकों का योग चलता है, मतलब 9 बना लो पहले। 6 4 10 8 18 चला गया, 8 3 11 12 13, यानी a का मान 5 होगा, क्योंकि 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा और 18 9 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर 5। ये सस्ता है, आज के सेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं बिल्कुल उस प्रोसेस को तैयार रखना, तो ही ये बना पाओगे, वरना सिर्फ मेरी शक्ल देखोगे और कुछ नहीं। समझो, एक प्राकृतिक संख्या है n, यानी n कोई नेचुरल नंबर है, पहली बात, यानी 0 से नहीं 1 2 से स्टार्ट होगी। 732 को विभाजित करने पर शेषफल 12 बचाती है, यानी ऑलवेज रिमाइंडर 12 आता है। यानी ऐसा समझो 732, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिवाइड बाय n, ऑलवेज रिमाइंडर 12। लेकिन यहां पर मुद्दा अब अलग है, यहां n की एक वैल्यू नहीं, क्योंकि n के कितने मान संभव है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है कि आप n के कितने मान यहां से प्रकट कर सकते हैं। अब जैसे अब कह दो सर यहां मान लो n का मान कभी 1 नहीं हो सकता, मतलब 1 नहीं हो सकता, n का मान क्या होगा? n का जो भी मान होगा वो 12 से बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखना। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? सर ऐसा क्यों? अगर 12 से छोटा है तो रिमाइंडर कभी 12 होगा नहीं, पहली बात तो ये माइंड में सेट कर लो। अभी हम कुछ नहीं बता रहे, थोड़ा सा माइंड में लॉजिक दे रहे हैं, पहले उसको समझो। 732 को n से भाग देना है, रिमाइंडर हमेशा 12 लाना है। अब जो n का मान होगा वो हमेशा 12 से बड़ा, भाई अगर 11 हो जाएगा या 12 स्वयं हो जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, मोटा मोटा बता रहे। तो जो अब जैसे n का मान 13 हो सकता है, फिलहाल आंसर में 13 नहीं होगा पर हम बताए 13 हो सकता है, कि 13 हो जाएगा तो 12 रिमाइंडर आ सकता है, बस आ सकता है, पॉसिबिलिटी शब्द लगाया। अब देखो इसकी टेक्निक को समझ लोगे तो भविष्य में जब क्वेश्चन आएगा, चाहे रेलवे और SSC, सब जगह बन जाएगा फर्जी क्वेश्चन। इसलिए बात ये भी है, समझो कुछ नहीं करना है, आप हमेशा इन दोनों का अंतर ले लो, जो कि आया 720। हमेशा ऑलवेज जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस संभव पॉसिबिलिटी वाला अंतर दियो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। या तो आप बिल्कुल, अब ये काफी बड़ी वैल्यू है, ईमानदारी से करोगे तो खूब सारा सोचना पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू होती तो ऐसे ही, जैसे नहीं 1 2 3 4 5 से जाता है वो निकाल दिया, लेकिन बड़ी वैल्यू तो इसके फैक्टर करो। अब फैक्टर कैसे करेंगे? ये कहीं ना कहीं 72 दशा होता है, 144 50 होता है,
अब 144 पंजा होता है, 144 16 नवैया होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, 9 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। अगर हम पहला केस निकालें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या करते हैं, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 आता है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 आता है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आता है। यानी इस के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 720 के 30 होंगे। यानी n का मान अभी की डेट में हमने समझा कि 30 हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत की n की जो बाकी मान है टोटल 30 होंगे, लेकिन हमें n के 12 से बड़े वाले मान चाहिए। तो अब देखो n का मान जब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे 720 के, तो पहला 1 होता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से जाता है, 9 से जाता है, 10 से जाता है और 12 से जाता है। उसके बाद तो आगे खूब सारे हैं, लेकिन ये हमें इतने मान नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो n के मान आएंगे वो हमें काउंट करने हैं। तो टोटल 30 है और ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12। अब इनसे किसी भाग दो तो रिमाइंडर आपका हमेशा 12 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता किसी भी हालत में। लेकिन इससे जो बड़ी वैल्यू ये वाली आएगी, अब क्या आएगी वो बात की बात है। मान लो मोटा मोटा कि भाई भविष्य में 15 आ जाए, मान लो मोटा मोटा तो आ भी जाएगा, फिर 18 आ जाए, फिर 20 आ जाए, 24 आ जाए, तो वो बड़ी वैल्यू है। समझ गए? तो कहने का सेंस क्या है, टोटल 30 है, ये 10 कम कर दोगे यानी 20 मान होंगे। तो 30 में 10 गया 20, यानी 20 इज द राइट आंसर। बढ़िया से तैयार रखना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहला नियम 732 में 12 गया, 720 के टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स निकाल लो। दूसरी चीज पहले देखो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 12 है तो n का जो भी मान होगा वो 12 से बड़े वाले मान होंगे, छोटे नहीं। यहां पर 720 के डिवाइजर्स देखोगे तो शुरुआत के 12 मतलब शुरुआत के 10 तक तो यहां पहुंचते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा 15 18 20 24 जो भी है आगे फला 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 वो आगे बढ़ता है। यानी ये 10 मान नहीं लेने होंगे क्योंकि n का मान 12 से बड़ा 30 में। समझ गया? बढ़िया क्वेश्चन। किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। घन है तो 6a स्क्वायर होता है जो कि 144 है। 6 से काट दो, जाएगा शायद कितनी बार में, 6 चौको 24। देखो आजकल मैं थोड़ा सा खेला हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, 24 बार में जा रहा है, 24। अच्छा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, सॉरी बच गया मैं, वही मैं सोचूं तो सस्ता नशा कर रहा हूं। देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर बराबर 144 के। 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 36, यानी a बराबर 6 आ गया। आयतन a का क्यूब यानी 6 का क्यूब 216। अभी हम भी खेला हो जाता और वो भी हल्के क्वेश्चन में खेला। कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ द 4 वॉल्स होता है, ठीक है, 4 दीवारें, उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। फिलहाल इस केस में लेटरल नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग कोन के केस में बोलते हैं, पर वहां पर भी हम ये कहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम। तो उसी भाषा का इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्जी है आज की डेट में। देखो यहां कॉट अल्फा बराबर पी ऑब्लिक क्यू बोल रहा है, और कॉट जो होता है वो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा होता है। और जहां पी की वैल्यू कॉस अल्फा चिपका देंगे, क्यू की वैल्यू साइन अल्फा चिपका देंगे। पी की वैल्यू कॉस अल्फा, क्यू की वैल्यू साइन अल्फा। तो पी की वैल्यू कॉस अल्फा तो इसे पी घोषित कर देंगे, इसे क्यू घोषित कर देंगे, इसे पी घोषित कर देंगे, इसे क्यू। तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये दोनों सेम सेम कट जाएंगे और 3 आंसर आ जाएगा। ये तब लगाते हैं जैसे इसका साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सभी के नीचे के हाइपोटेनस कट जाते हैं तब लगाते हैं, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 350% के बराबर है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r1h1 350% यानी 7/2 2 पाई r2h2, 2 पाई से 2 पाई गया। अब रेडियस का अनुपात 3:1 दिया, तो इन दोनों का भाग उन्हें 3/1 h1/h2 ऐसे कर लो और 7/2 यानी h1/h2 यानी हाइट 7/6 हो गई। तो देखो पहले वाले की त्रिज्या भी ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा है, तो कह रहा है छोटे बेलन का आयतन बड़े बेलन का लगभग कितना है। तो छोटे बेलन का आयतन ये वाला, यानी पाई मैं लिख देता हूं r1² सॉरी सेकंड वाला होगा h2 और बड़ा पाई r2² r1² h1 इंटू 100। अब इसे काट लो, पाई से पाई गया, r2/r1, ये तो r1/r2 है, तो 3:1 तो 1:3 यानी 1/9 हो गया। और h2 6 है, ये 7 है और गुणे 100 है, 2 बार में 3 बार में, यानी 200/21, 200/21 यानी 10% से कम। तो ये तो आंसर होगा नहीं, 10% से कम, थोड़ा ही कम होगा, अब इतना भी नहीं कि 8 और 7 पे पहुंच जाए, तो 9.52 तक जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस है, समझ गए ना, इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही होगा और दिया है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई यदि 2 4 6 के अनुपात में कोण है, 2 4 6 का मतलब समझ गए 12 बराबर 180, 1 बराबर 15, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। अब 90 60 30 देख के समझ में आ गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बोलो हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर दिया। अब यहां समझना, ये एंगल 90 हो गया क्योंकि ये 90 ये वाला, अब इसको 30 घोषित कर दो और ये 60, तो पहले ये 30, तो इसका नाम ए लिख दे रहा हूं मैं, ये 60 इसको बी कर दे रहा हूं और इसको सी कर दे रहा हूं, ए बी सी, थोड़ा पैटर्न भी याद रहेगा कि पहला 30 है दूसरा 60 इतना। अब हमसे कहता है इसकी परित्रिज्या 12 है। अब मेरी बात को सुनो, परित्रिज्या 12 है। हमेशा याद रखना जब भी राइट एंगल का केस होता है, राइट एंगल का केस होता है, तो जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होती है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा। एक बात को और समझो, 90 के साथ जब 30 देखते तो इन भुजाओं का रेशियो √3 1 और 2 होता है। ये पढ़ाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में और जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि 90 के साथ 30 ये रेशियो होता है। और ये कह रहा है हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस 2 यानी जो त्रिज्या है वो 1 हो गई, 1 यानी वो 12 हो गए। r बराबर, नहीं समझे, 1 मिनट, सॉरी, हाइपोटेनस अगर निकालना है तो वो 2r के बराबर हो गया, यानी हाइपोटेनस हमारा 24 हो गया, यानी ये बराबर 24 के, 2 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 12 के और 1 बराबर 12, तो √3 बराबर 12√3। अब अगर हमें चाहिए इनका रेशियो तो फिर ये वाला बनना है, इसी में है हमारे पास सब कुछ। अच्छा, टाइपिस्ट ने यहां s चिपका दिया है तो कोई बात नहीं, मासूम सा बंदा है, यहां से s हटा दो क्योंकि s आएगा नहीं, 12 और 24। दिस इज द राइट आंसर। ये तभी जब इसके बारे में आपको ज्ञान होगा, ठीक है। क्या है, O पर केंद्रित एक बड़ा वृत्त, P पर केंद्रित एक छोटा वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इतनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या इतनी। देखो ये तो अपना नियम हो गया, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये दो हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या r1 इसकी r2, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है जो कि dct, और ये dct 2√r1 इंटू r2। dct कह रहा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 12 है, तो ये 12 हो गया, तो ऐसे हो गया। और छोटे वृत्त एक दूसरे को इतना,
बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 दे रहा है, छोटे की चाहिए, यानी R1 18 निकाल लो मेरे भाई। इससे 6 बार में गया, 6 का 36, R1 गुणे 18, यानी त्रिज्या हमारी 2 आ जाएगी। 36/18 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2 आएगा। ठीक है। 20 2020 के लिए कुल राजस्व इतना है, और 2020-2000 इकाइयां निर्यात की गई। 5 अलग अलग प्रकार की बैटरियों के लिए राजस्व इकाइयों का वितरण दिया गया है। कह रहा है किस प्रकार की बैटरी निर्यात की प्रति इकाई सबसे अधिक राजस्व प्रदान करती है। देखो इस डेटा का कोई यूज नहीं है। ठीक है, आपको ये पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी किसी एक सेट में हमने कराया, उसमें हमने बताया था कि ये रेवेन्यू है और ये एक्सपोर्ट है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट है यानी निर्यात। तो हमने बताया था जैसे ये 15% है, तो 15 इसी का लियोन करके है, तो यहां पर भी देखो ये वाला कलर नहीं, पहला कलर ये है, यानी 35 वाला कलर है। देखो 35% इधर उठाओगे तो इसका 30% से भाग बड़ा चाहिए इस बार, उस शायद तुम्हें छोटा था। यहां का 5% उठाओगे तो इसका 2% से भाग दोगे। यहां का 20% उठाओगे तो यहां का, अच्छा दोनों सेम है तो 20% से भाग दोगे। यहां का 25% उठाओगे, यहां के 35% से भाग दोगे, और यहां का 15, वहां का 13। अब इसमें एक बात को समझो, हमसे इस बार कहा है अधिक राजस्व, तो जिसकी वैल्यू परसेंटेज ज्यादा तो सबसे ज्यादा यही है 250%। बाकी ये देखो ये 1 से छोटा है, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, ये 1 के बराबर, ये 1 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये 250% हो गया सीधे 5/2। समझ गए? तो मेहनत नहीं करना। 5/2 कौन से कलर में है? 5/2 ये हमारा कलर सोडियम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सोडियम आएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को इतना मिला, वह इतने बहुमत से जीता। देखो इसको एक लाइन में ही करो, पर पहले थोड़ा सा समझ के करना, जिससे ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। प्यारे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से। टोटल वोट एक्स मान लो। कहता है 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने? 90%। मैं एक एक बात लिख रहा हूं। फिर कहता है डाले गए 5% वोट अवैध हो गए, तो पड़े कितने? 95%। 100 से घटा देते, 100 से 10 गया 90, 100 से 5 गया 95। अब यहां वाली बात समझना, सफल उम्मीदवार को वैध वोटों का 52%, तो सफल वाले को 52.5 मिला। हर चीज अपने आप में 100 होती है, समझ गए? तो जो हारा है उसको 47.5 मिला होगा, क्योंकि दोनों का योग, यानी ये बंदा जो जीता है वो 5% वोट से जीता है। तो कहता है वह 1720 बहुमत से जीता है, यानी इसका जो 5% आएगा वही हमारा 1710 हो जाएगा। बस यही मेन लाइन थी, मुद्दा खत्म। अब खेल लो अपने हिसाब से। पूरी लाइन लिख दिया। देखो हर चीज अपने आप में 100 होता है, क्योंकि 100 में 10 गया, याद करो 100 में 5 गया। अब ये 5 कैसे लिखा? तो अपने आप में हर चीज 100 होती है। एक को 52.5, दूसरे को 47, तो ये कितने परसेंट जीता? 5% से। वही 5% की वैल्यू 1710। और इसके ऊपर पूरी कहानी होते हुए आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 90% मतलब 9/10, 19/20, 1/20 और 1710। अब काट लो अपनी श्रद्धा अनुसार। ये 10 बार में गया, समझ गए? x बराबर 4 ऐसे 4 ठो 0, 40,000 इज द राइट आंसर। 21 का। एक ढके हुए लकड़ी के बक्से के आंतरिक माप इतना, लकड़ी की मोटाई इतनी, लकड़ी का आयतन क्या है? शुरुआत का जब सेट हुआ था इसका 1-2-3 जुलाई वाले में, उन्हीं में से इस टाइप का पहला क्वेश्चन आया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप एक चीज समझो, ज्यादा सोचोगे तो ये गलत हो जाएगा। आप जिस कमरे में बैठे हो बस उसके बारे में सोचो। कमरे में बैठे हो, 4 दीवारें हैं, अंदर का आयतन अलग होगा, बाहर का आयतन अलग होगा, और जो 4 दीवारें उनकी जो मोटाई में माल यूज हुआ है उसी का आयतन चाहिए, लकड़ी का आयतन। यानी आप मोटा मोटा समझो, कोई मैच बॉक्स है
तो मैच बॉक्स में बाहर और अंदर में आयतन में डिफरेंस आता है, बाहर ज्यादा और अंदर कम जगह घेरती है। समझ गए ना, समझ गए। कहने का सेंस है, अगर आप 2D वे में देखो, अगर मैं 3D में नहीं बताऊंगा, 2D में समझो पहले। 2D वे में देखो तो बाहर से कोई चीज इतनी दिख रही है और अंदर जाओगे तो वो इतनी है एक्चुअल में। समझ गए ना, तो ये चीज है। तो कह रहा बक्से की आंतरिक माप अंदर का जैसे 128, 90, 25 है। मान लो ये 128 है, ये लंबाई मान लीजिए लंबाई। तो बाहर का देखोगे तो मोटाई 5.5, तो 5.5 यहां पर भी बढ़ेगा, 5.5 यहां पर भी, यानी इनमें 11 जोड़ दो दोनों साइड देखो। तो 11 जोड़ोगे तो ये 139, 11 जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा, 11 जोड़ोगे तो ये 36 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, मुस्कुरा के बोलो। बस इनके आयतन का अंतर ले लो, 139 गुणे 101 गुणे 36 माइनस 128 गुणे 90 गुणे 25। अब पहले बात को सुनो, यहां पर हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफी समय बर्बाद कर देंगे। यहां हमें मतलब समझ गए, किस्मत है हमारी। समझो पहले किस्मत क्या है कि यहां यूनिट प्लेस में 0 है तो लास्ट में यूनिट में 0 आएगा, नचो को 54 4 आएगा, यूनिट प्लेस में 4 एक ही के है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 में होता तो फिर हम दुनिया भर के लॉजिक सोचते, जैसे शायद शुरुआत की जो सेट था उसमें खेला हुआ था। ये क्वेश्चन यहां हल्का है लेकिन भारी कब है, जब आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। मालूम चला 2 में होते, फिलहाल ये ऑप्शंस वही है ओरिजिनल वाले, तो किस्मत है, टिक मारो भाग जाओ। समझ गए। 2 संख्या, एक तीसरी संख्या ट्रेडिशनल है, तीसरी संख्या को 100 माना, पहली संख्या 130 हो गई, दूसरी 160। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछे गए थे, दोनों संख्याओं का अनुपात 13 और 16। किस्मत। अब 2-4 तो सस्ते आएंगे ही आएंगे। यदि एक घनाभ की 3 आसन फल इतना है, आसन फल अब मोटा मोटा समझो, ये एलबी है, ये बीएच है और ये एच है, ठीक है। घनाभ का फलक यानी जो ये फेस देखते हो ना घनाभ में, जो ये फेसेस देख रहे हो ना सामने वाले, मान लो ये फेस देखो या ये देखो, सामने देखो, उनकी बात हो रहा है। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो 2 टाइम्स एलबी बीएच एचएल है। तो बस 15 5 20, 20 और 7 27, यानी 2 ऐसे 20 और 27 43 हो गया, 47। 94 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो। 24 का आंसर 94 आएगा। 25 नंबर अंतिम क्वेश्चन इसका समझो। दिया गया बार ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। उन वर्षों की संख्या जिनमें कम से कम 2 श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हो। राजस्व में वृद्धि हो। अब 2 श्रेणी, एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक। राजस्व की वृद्धि 2 श्रेणी की बात कर रहा है। देखो पहले ये 46 से 47 गया तो भाई यहां तो वृद्धि हो गया कम से कम 2 में। 31 से 39 हो गया, 73 से 77 भी हो गया, यानी 2 कम से कम 2 भी हो सकता है 3, यानी 1990 में हमें वृद्धि प्राप्त हो रही है। पहली बात तो क्लियर हो गई, 1990 में वृद्धि प्राप्त हो रही है, कम से कम 2 श्रेणी में हो गया। पहले बोलो हां। फिर देखो ये 47 से ये 45 ही में है, 39 से ये 45 गया और 77 से ये 80 में गया, तो कम से कम 2 तो ये भी मिल गया हमको, तो 1991 भी हो गया। यानी देखो इससे यहां गए तो 3 मिला, इससे यहां गए तो 2 मिला, तो कम से कम 2 तो 2 भी और 2 से अधिक भी, तो 2 सन तो हो गए हमारे। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़े क्या है दोस्तों, तो अब इसमें देखो ये दोनों सेम से, यहां 45 होगा, 45 से 44 ये तो कम हो रहा है, वृद्धि नहीं, और ये तो दोनों सेम सेम है, और 45 से 50 ये वृद्धि है एक, लेकिन एक वृद्धि है तो हमें 2 या 2 से अधिक चाहिए, यानी ये वाला नहीं होगा। 1992 2 ही होंगे, तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये सेट हमारा हो गया 25 नंबर। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छे से पढ़िए, आने वाले
तारीख कितनी है, 14 है, 20 तारीख तक सारा का सारा इसको हम कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।